गजल उसने छेड़ी, मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज एक दिल जिया जाए ना। खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न वो तू रहा न वो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। कोई भी स्कॉलर जब वो किसी भी जो कोर्स वर्क से जब फ़ारिग तहसील हो जाता है या एमफिल की सतह पर ना, उसके जहन में बुनियादी एक सवाल होता है कि आप जो वो क्या करना चाहते हैं या किस हवाले से काम करना चाहते हैं। तो चूँकि मेरा अदब से ताल्लुक़ एक आगाज़ ही से था, मैं जिसे कहते हैं ना बचपन ही से मुझे इकबाल का शेर आई था, और जब पीटीवी पे उनके कुछ अशार आते रहते थे या फिर मैं किसी जगह अखबार के तराशों में से उनके जो वो शेर लेता रहता था और अपने पास ना जमा करता रहता था। तो अदब में मेरा जो जिसे हम कहते हैं वरूद हुआ है या जो अदब में आया हूँ, वो बुनियादी तौर पर मैं अपने शौक़ की वजह से आया हूँ। तो फिर सीधा जब मैं एमफिल इकबाल स्टडीज़ में यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आया, तो फिर सलीम अहमद पे मुझे जो वो काम जो वो करने का मौका मिला। सलीम अहमद अक्सर एक कहा करते थे, अपनी तहरीरों में भी ये बात नज़र आती है, इंटरव्यूज़ में भी, कि इंसान को बाज़ औक़ात ऐसे सवाल भी उठाने चाहिए कि जिनका उनके पास जवाब ना हो। तो इसीलिए इससे पहले मैं दो शख्सियात पे काम जो वो कर चुका था। एक तो सैयद यूनुस शाह साहब जो हमारे हज़ारा की इल्मियत भी शख्सियत थे, उन पर, और सलीम अहमद पे काम कर चुका था। तो जब मैं पीएचडी के काम पे आया तो नमल से मेरा जब कोर्स वर्क, जब मैं फ़ारिग हुआ कोर्स वर्क से, तो मेरे जहन में बहुत से सवाल जो वो गर्दिश करने लगे कि किस हवाले से काम करना चाहिए। लेकिन ये बात मैंने तय कर रखी थी कि मैं जो है वो इस बार जो है ना किसी शख्सियत पे काम नहीं करूँगा, बल्कि मौज़ूआती काम करूँगा, और ऐसे मौजू पर काम करूँगा कि जो इससे पहले किसी ने इस मौजू पर जो है वो काम ना किया हो। चूँकि मैं शायर था, शुरू में शेर कहता हुआ अदब में दाखिल हुआ था, शेर कहते कहते, लेकिन बाद में जब मैं तहकीक की तरफ आया तो मेरी वो जो सलाहियत थी वो फिर नसर की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गई और मैं तहकीक ही में लगा रहा। तो आपको पता है ये जो तहकीक है ये किसी और को बर्दाश्त नहीं करती है, तख्लीक को। बहरहाल चूँकि अब मैं दोबारा जब मैं अपने उस मूड में आया हूँ तो वो मैं बहुत सी चीज़ें अब भी लिखता हूँ। तख्लीकी अदब से मेरा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये है कि तहकीक आपसे ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, ज़हनी यकसुई की तवक्को रखती है, और ये बहुत ही संजीदा काम है और सीरियस काम है। मैं फिर इस एंगल पे सोचने लगा तो गज़ल पर मुझे 20 किताबें जो वो नज़र आई ना। गज़ल को तहज़ीबी सतह पर भी देखा गया, मौज़ूआती सतह पर भी देखा गया, इस्लामी सतह पर भी देखा गया, इस्लामी नासर भी तलाश करने की कोशिश की गई। अपने आयत के जो जिसे हम कहते हैं बड़े शुअरा जिनमें मीर हैं या गालिब हैं, उनको भी देखा। फिर उन पर जो काम हुआ, गालिब शनासी पर भी, मीर शनासी पर भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। अब इसमें एक नई राह मेरे लिए पैदा करना बहुत ही मुझे मुश्किल नज़र आ रहा था। अच्छा, आम तौर पर हमें वो पढ़ाया भी ये गया, समझाया भी गया, और हम ख़ुद भी यही समझते आए कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ही ने हिंदुस्तान को जो है वो सब कुछ दिया। हमें ये बताया गया कि यहाँ पर जो वो से राजवाड़े थे, ठीक है, वो आपस में जो है वो हमेशा दस्तो गिरीबान रहते थे। मुसलमान आए और उन्होंने आकर उन्हें मुतहद किया, और मुतहद करने के बाद जो है एक इस्लामी हुकूमत की या हिंद इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। अच्छा, ये चीज़ें हमारे जहन में ना बैठी हुई थी मुख्तलिफ़ हवाले से। मेरे जहन में फ़ौरन एक सवाल पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में ये बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया। तो जवाब में जब वो मैंने देखा कि मुसलमानों पर इसका क्या असर हुआ,
तो हमने भी तो बहुत कुछ यहाँ से जो है वो कबूल किया। अब ये जो हिंदुस्तान की तहज़ीब है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तहज़ीबें जो है वो खा जाने वाली ज़मीन है। अच्छा, फिर मैंने क्या हुआ कि मैंने तारीख़ के औराक पलटने शुरू किए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो मुसलमानों की आमद से बहुत पहले आर्या भी आए, एरियंस भी आए। अच्छा, उससे पहले ड्राविडियंस भी आए जिनको हम द्राविड़ कहते हैं। अच्छा, फिर उससे पहले ऑस्ट्रोलाइट्स भी आए, फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स भी आए। अच्छा, यहाँ तक कि ये जो हमें हमारी तहज़ीबी हवाले से ड्राविडियन या जिनके आसार टेक्सला में या मोहनजोदड़ो में हमें जो मिलते हैं, तो उससे पहले आमरी नाल की तहज़ीब भी यहाँ पर मौजूद रही है, जिसके कुछ आसार बलूचिस्तान में जो वो मिले हैं। तो कहने से मुराद ये है कि फिर वो उन तहज़ीबों का मैंने मुताला शुरू कर दिया। जब मैंने फिर वो मौजू बनाना शुरू किया तो मेरे जहन में आया कि 20वीं सदी की उर्दू गज़ल पर जो हिंदी असरात आए हैं कि उसके हवाले से जो वो मौजू जोड़ूँ। तो जहाँ जी इसके पस पर्दा मुझे जिसे जब पस मंज़र में ना मुझे बहुत सी तहज़ीबों का मुताला करना पड़ा। गज़ल जब अरब व ईरान से निकल के हिंदुस्तान की सरज़मीन में कदम रखती है तो यकीनी तौर पे हिंदी असरात से मुतासर होती है, और तारीख़ के अवराक़ पलटे जाएं तो ये बात सामने आती है कि ख़ित्ता हिंद अपने अंदर असातीरी देवमालाई तहज़ीबी सकाफ़ती हर रंग की एक पक्की और जामे और बड़ी तवील तारीख़ रखता है। चुनाचे गज़ल ने यहाँ के मुकामी असरात कबूल किए, जिनमें मुकामी प्राकृतें, देसी ज़ुबानें, हर तरह की। ख़ित्ता हिंद कितना बड़ा ख़ित्ता है, इसमें ज़ुबानें कितनी ज़्यादा हैं। तो चुनाचे अरबी फ़ारसी की जो रंग अमेज़ी इसमें शामिल थी, उसके बाद इसमें हिंदी असरात और मुकामी देसी ज़ुबानों के असरात भी शामिल होना शुरू हुए। उस सिलसिले में अगर तसव्वुफ़ की तारीख़ देखी जाए तो जो हिंदुआना तसव्वुफ़ था उसमें भक्ति तारीख़, भक्तों का, भक्ति शायरों का एक बड़ा इसमें असर था, जिसमें कबीर दास, तुलसीदास, सुंदरदास और धर्मदास इस तरह के शुरा शामिल हैं, जिनकी शायरी में हिंदी लवाज़मात, हिंदी इंग्रेडिएंट्स, उनकी लफाजी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। मरने से पहले ये लोग मरा करते हैं, मैं सबत प्याला हरी रास पीऊंगा, प्याला हरी रास पीऊंगा। जब मैं इस एंगल पे स्टडी अपनी लेके निकला या मैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे 2-4 किताबों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आया। तो चुनांचे वो फिर पूरी एक मुझे जो है वो सिंथेसिस बनाना पड़ा। फिर साथ राधा कृष्णन की मुझे जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी जो है वो देखनी पड़ी। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए फिर कि वो उसमें पूरी एक बहस को उठाऊँ। चूँकि मेरा ये तहज़ीबी मुताला था, जालवी साहब की किताब मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ कल्चर के उन्वान से। वो कहते हैं कि मैं अब सकाफ़त, कल्चर और तहज़ीब को एक ही नाम कल्चर से जो है वो बयान करूँगा। अच्छा, मैंने कहा कि ये तो जहाँ जिस ज़बान के लफ्ज़ हैं तो उसके रूट से जो वो आना चाहिए। जो लफ्ज़ है तहज़ीब है या सकाफ़त है, साकिफ़ा अरबी से, फिर मैं अरबी लुगात में इनको तलाश करता रहा कि वहाँ पे इसके क्या मानी है। फिर फ़ारसी लुगात देखे, फिर अंग्रेज़ी में देखे। शुरू के कोई 15 सफ़ात में ना मेरे को 1.5-2 महीने लग गए। अच्छा, मैंने उस तहज़ीब के जो बुनियादी अनासर थे, जो स्पिरिट थे, उसे समझने की कोशिश की है। अब मेरे लिए ये बात बड़ी अस्टॉनिशिंग है कि मैं समझता हूँ कि अरबी और फ़ारसी के बाद वेदास जो वेद हैं या संस्कृत जो ज़बान है जिसे हम कहते हैं ना, वैसी बाकमाल ज़बान है कि उस ऐद में इसमें वेदास जो है वो लिखेगी। ठीक है, इल्हामी, वो उनको इल्हामी किताबें समझते हैं। अच्छा, उन्होंने एक अरसा तक इसको बचाए रखा कि कोई इसको सुने नहीं, ताकि जो वो, और इसी तरह किसी को सुनता था तो उसके कान में जो शीशा पिघला देते थे। तो चनाचे पूरे तहज़ीबी सतह पर एक आसार हमें वेदास की सूरत में जो है वो हमें नज़र आते हैं।
बड़ा एक यूनिक सी पस मंज़र है जो मैंने आपको बताया, जो उर्दू गज़ल में हिंदी अनासर के हवाले से ना, ये जो वो मेरी किताब है, बाद में अब किताबी सूरत में नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसे शाया भी कर दिया ना, तो ये इसका एक थोड़ा सा पस मंज़र था कि जिसका मैंने जो है ना वो इस पस मंज़र में जो है वो मुताला किया। डॉक्टर अब्दुल वाजिद तबस्सुम ने अपने मुकाले जो PhD का उनका मुकाला है उर्दू गज़ल में हिंदी अनासर, उसमें उन्हें गज़ल की एक तारीख़ी मुताला किया। उसमें हिंदी अनासर जो बुनियादी तौर पे उनका मौजू है, और कदीम अहद से लेकर क्लासिकी अहद से लेकर जो कुरून वस्ता का अहद था उर्दू गज़ल का, उससे लेकर जदीद अहद तक उन्होंने उर्दू गज़ल में हिंदी अनासर का मुताला किया। और अहद शाहजहानी में उन्होंने अपनी किताब में ये ज़िक्र किया कि एक बड़े नुमाइंदा हिंदू शायर हैं पंडित चंद्रमान ब्राह्मण, जिनकी शायरी इस हवाले से बहुत नुमाया है कि उसमें हिंदी अनासर बदुर्जातम मिलते हैं। तो उनके चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए। खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, ना दिलबर है ना साकी है, ना शीशा है ना प्याला है, ब्राह्मण वास्ते अशनान के फिरता है बगिया सी, ना गंगा है ना जमुना है, ना नदी है ना नाला है। तो मज़कूरा शार में आपको कुछ हिंदी अल्फाज जिस तरह अशनान हो गया, बगिया हो गया, ये शार थे, हमन हो गया, तो ये अल्फाज हिंदी अल्फाज थे जो उन्होंने अपनी शायरी में बरते। तो ये एक अहम हवाला है इस हवाले से। अच्छा, अब मैंने वो जब इसकी तारीख़ सारी उठा ली, तहज़ीब उठा ली, अब इसमें जो पहला मेरा जो इसका बाब था बहुत ही आम था। मुझे 6 माह लग गए सिर्फ इस पर। मैं पूरे साल में से अगर आप निकालें ना, तो बुनियादी बहस किसी भी तहकीक को करते हुए जब आप बुनियादी बहस उठा लेंगे ना, तो फिर आपके लिए मसाइल नहीं पैदा होंगे। अब पहले जो मैंने इसका बाब था वो हिंदी तहज़ीब व तमद्दुन के बुनियादी ख़त व ख़ाल, वो पहला इसका बाब था। अब मैं चूँकि मेरी जिन उस्ताद अल्लाह गरी के रहमत करे प्रोफेसर सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब को, उन्होंने जिससे मेरी तरबियत की थी कि जब तक आप किसी चीज़ की बुनियादियात को तय नहीं कर लेते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब किसी भी लफ्ज़ के अगर मानी जानने हैं तो पहले आप उसके लुग़वी माने या लुग़त को देखेंगे, मुरादी मानों में बाद में आप जाएंगे। तो चनांचे उसके बाद जो मैंने इसके ज़ैली उन्वानात बनाए, उसमें सकाफ़त, कल्चर, तहज़ीब और तमद्दुन का मानवी दायरा कार, जिसका मैं शुरू में बता रहा था कि मेरे 15 से 20 सफ़ात पर तकरीबन जो है ना 1.5 माह सर्फ हो गया। फिर बरसगीर में तहज़ीब का इर्तिक़ा के हवाले से मैंने जो है वो सारी, जैसा मैंने आपको बताया, अक़वाम का मैंने ज़िक्र किया कौन कौन। अच्छा, फिर ये कि उनकी तहज़ीब की बुनियादी रूह क्या थी, उनके बुनियादी जिसे हम कहते हैं अकायद क्या थे। फिर उसके बाद जैन मत का आना, फिर उसके बाद बुद्ध मत, फिर अच्छा इसके नतीजे में एक नई ज़बान भी परवान चढ़ी है, उर्दू और हिंदी के लिसानी रवाबत की। अच्छा, आम तौर पर ये बात कहते हैं मुसलमानों ने इस ज़बान को बनाया, उसमें हिंदी के भी अनासर हैं अगर आप ज़बान को देखें ना। अच्छा, ये बात तय है कि उर्दू ज़बान का जो बुनियादी ह्योला था, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ की मकामी ज़बानों ने तैयार किया है। फिर फ़ारसी और अरबी ने उसमें रंग अमेज़ी जो है वो की है। अच्छा, फिर यह है कि हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात का पस मंज़र कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। अच्छा, अभी तक हम ये तय नहीं कर सके, आज भी ये बहस हमारे पेश नज़र रहती है कि हमारा असल कल्चर क्या है। क्या वो कल्चर हमारा ये है कि जो उससे पहले ज़मीन से वाबस्ता था, लोगों का कल्चर था, क्या वो क्योंकि अपनाए हुए तो हमने वही है, या फिर जब इस्लाम आया तो वो हमारा कल्चर हुआ। फिर अच्छा, सबसे आम बात है तसव्वुफ़ में हमें हिंदी अनासर जो वो नज़र आते हैं। अब इकबाल को देखें ना, उन्होंने बहुत ही वाज़ेह उनके ख़ुतूत हैं कि तसव्वुफ़ का पहला शायर इराक़ी है कि जिसने लम्हात में ख़ुसूसल हिकम की तालीमात को नज़्म किया है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें सिवाय इल्हाद और ज़िंदगा के और कुछ भी नहीं। तसव्वुफ़ से इखलास फिल अमल मुराद है, और यही कुरून ऊला के मुसलमानों के यहाँ रहा है। हाँ, तसव्वुफ़ जब फ़लसफ़ा बनने की कोशिश करता है, वजूद बारी के हवाले से मुशगाफियाँ करने की कोशिश करता है, तो मेरी रूह से बगावत करती है।
अब यहाँ पे देखें ना, दो जब उन्होंने किताब लिखी द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, अब ईरान का भी यही हाल है, चूँकि पहले वो ज़रतश्त थे, फिर बाद में जब इस्लाम कबूल किया, अगरचे इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन उनकी अपनी वो सरिश्त, मसलन जब वो लिखता है शाना, फिरदौसी शाना में लिखता है तो कहते हैं तुफू बर तू है चरखे कोहन, है पुराने आसमां में तुझ पर थूकता हूँ कि ये वो अरब जैसी कौम जो है वो ईरान जैसी सल्तनत की दावेदार हो। हफीज़ जलंधरी कहते हैं कि या फिरदौसी मरहूम ने ईरान को ज़िंदा, खुदा तौफीक दे तो करूँगा ईमान को ज़िंदा। तो यहाँ पर फिर तसव्वुफ़ में हम देखते हैं कि एक असरात हमें जो वो हिंदी जो वो नज़र आते हैं, हिंदी पे ये दारशिकों में आकर अपने उरूज को पहुँच जाते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ड्रेविडियन कॉन्सेप्ट था, आवागमन का तस्वर किया, जन्म का तस्वर जो बाद में एरियंस के यहाँ भी हमें जो वो नज़र आता है कि मुख्तलिफ जो है वो हमें जो है वो असरात उसके नज़र आते हैं। गालिब ने भी एक शेर में इसको सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होंगी। गज़ल अमीर खुसरो की जो बड़ी मकबूल उलाम है, गाई भी गई है, जिसकी गज़ल की बुनियाद इस तरह की है कि उसका पहला मिसरा जो है वो फ़ारसी का है, दूसरा मिसरा हिंदी का है। ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नादार में जान नाले हो काहे लगाए छत्तियाँ। इसके अलावा कई गज़लें मशहूर हैं अमीर खुसरो की, जिस तरह एरी सखी मोरे ख्वाजा घर आई, भाग लगे मोरे आंगन को अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को। तो उस दौर की शायरी में हमें ये अल्फाज जो हिंदी अल्फाज में बकसरत मिलते हैं, जिस तरह पिया, सिमरन, बरछा, कंठी, माला, अशनान और बगिया, ये वो अल्फाज हैं। इनके अलावा भी दीगर कई अल्फाज हैं जो उस दौर की शायरी में जो ऐसी शायरी थी जो एक अमेलगमेशन थी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का बशमूल हिंदी। तो ये हमें अल्फाज उस दौर की शायरी में बकसरत मिलते हैं। उर्दू ज़ुबान के बनाने में हिंदी ने, संस्कृत ने, प्राकृतों ने, अरबी ने, फ़ारसी ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने पूरा अपना किरदार अदा किया। तो जहाँ फिर मैंने देखा ज़बान की सतह पर जो है वो दोनों के दरमियान क्या असरात जो वो आ रहे हैं। फिर यहाँ के जो जिसे हम कहते हैं कि जो इस ज़मीन से मुताल्लिक़ात हैं, मसलन सरसों का ज़िक्र है, सरसों का ज़िक्र है, या भांग का ज़िक्र है, या बाज़ ऐसी जो चीज़ें हैं, मेहंदी का ज़िक्र है, या रस्म व रवाज का ज़िक्र है जो ज़मीन से जुड़त रखती हैं, उनको मैंने जो है बुनियाद बना के ना, तो फिर दूसरा चैप्टर मैंने जो है वो जो जिसे कहते हैं कि आगाज़ था 20वीं सदी, फिर 20वीं सदी से मैंने 1947 तक, क्योंकि ये गज़ल का एक जो है वो सिलसिला हमें जो वो नज़र आता है। फिर 1947 से 1960, क्योंकि 1960 में फिर लसानी तश्कीलात का एक दौर जो है वो आ गया था। फिर 1960 से 2000 तक एक नई गज़ल का जो तजुर्बा जो है वो हमें जो है वो नज़र आता है। ये सारे सिनेरियो में मैंने ये देखा कि ये जो हमारे हिंदी इम्पैक्ट्स हैं या हिंदी के असरात हैं, हम उनसे किसी सूरत बाहर नहीं निकले। मसलन ज़फ़र इक़बाल का मजमूआ है ए हनुमान, उसे एक नए तनाज़ुर में उन्होंने देखने की जो है वो कोशिश की। गज़ल अब जदीद ऐद में जो है वो सांस लेती हुई जो वो नज़र आती है, यानी वो रिवायत के जिसका हम कह रहे थे कि ज़मीन के साथ जुड़त है, ज़मीन के साथ मुतल्लिक़ात हैं, ज़मीन के साथ जो सिलसिला है वो अब हमें जो है वो गज़ल में जो है वो नज़र आता है। तो बाज़ ऐसी कैफियत हमें जो वो उनके यहाँ मिल जाती हैं, बाज़ नए मज़ामीन हमें जो वो नज़र आते हैं जो इससे पहले उर्दू गज़ल में जो वो हमें नज़र नहीं आते थे, और बाज़ ऐसे बाकमाल जो वो गज़ल कहने वाले लोग हैं कि मैं अपने आप में तकसीम होने लगता हूँ।
उससे कहो मेरे सामने ना आया करे। नाव कागज़ की सही कुछ तो नज़र से गुजरे, इससे पहले कि ये पानी मेरे सर से गुजरे। मुझको महफूज रखा है मेरे छोटे कद ने, जितने पत्थर इधर आए मेरे सर से गुजरे।